हाँ जी, गुड इवनिंग। लास्ट वाली क्लास में हमने स्टार्ट किया था राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर जो उसके फिजिकल डिवीजन्स हैं, उन फिजिकल डिवीजन का कितना क्या एरिया है, किस तरीके से वो डिवाइड है। तो लास्ट में जिस डिवाइडेशन की बात की थी हमने, जैसे इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन अपना कंप्लीट हो गया था, व्यक्तिगत वर्गीकरण। तो व्यक्तिगत वर्गीकरण में प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अकॉर्डिंग राजस्थान की क्लाइमेट है, सॉरी राजस्थान की फिजिकल डिवीजन्स हैं, उनको 7 डिवीजन्स में यानी 7 भागों में बांटा गया। उसके बाद में दूसरा था आपका भौगोलिक कारकों के आधार पर या भौगोलिक आधार पर। तो जो ज्योग्राफिकल है, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन या ज्योग्राफिकल फैक्टर के अकॉर्डिंग है, उसमें हमने बेस माना था एक तो उच्चावच को, इसका मीनिंग है रिलीफ फीचर को। दूसरा बेस माना था क्लाइमेट या जलवायु को। तो जलवायु के बेस पे तो राजस्थान में एक फिजिकल डिवीजन आपको बताया था, राजस्थान का पश्चिमी भाग, यानी जिसको हम डेजर्ट के रूप में देखते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी सब्जेक्ट वाले जो स्टूडेंट हैं, उनकी फिजिकल ज्योग्राफी क्लास होगी आज। तो इसमें उच्चावच के अकॉर्डिंग आपके जो तीनों फिजिकल डिवीजन है, जिनको हमने नाम दिया था माउंटेन या पर्वत, और पर्वत के रूप में राजस्थान में कौन है माउंटेन में? अरावली। तो ये वाला पार्ट था अपना अरावली माउंटेन। माउंटेन से हाइट में जो नीचे था वो था प्लेट्यू रीजन, यानी पठारी भाग। हाड़ौती पठार। इससे नीचे भाग था वो था ईस्टर्न प्लेन, पूर्वी मैदान। और पूर्वी मैदान के सिमिलर उच्चावच में जो डेजर्ट का हिस्सा है वो भी एक प्लेन एरिया होता है, लेकिन क्लाइमेटिक बेस या जलवायु आधार पर इसको एक अलग फिजिकल डिवीजन माना गया है, राजस्थान का मरुस्थल। क्योंकि यहाँ के क्लाइमेट कम वर्षा वाला है, तो किसी एरिया में वर्षा का कम होना, इसका मीनिंग वो किस फैक्टर में काउंट किया जाएगा? जैसे टेम्परेचर हुआ, आर्द्रता हुआ, वर्षा हुआ, ये सब हमारी क्लाइमेट ज्योग्राफी का पार्ट होता है, यानी जलवायु के बेस होते हैं। तो ये क्लाइमेटिक बेस या जलवायु आधार पे इसको अलग किया गया डेजर्ट। बाकी उच्चावच में मरुस्थल भी एक मैदान ही होता है, लेकिन ये एक शुष्क मैदान है, अर्थात क्लाइमेटिक बेस पे कम वर्षा वाला एरिया है, इस कारण इसको जलवायु आधार पे एक अलग भौतिक प्रदेश माना गया है। तो उच्चावच के अकॉर्डिंग राजस्थान में कितने फिजिकल डिवीजन है? तो उच्चावच के अकॉर्डिंग 3 माने जाते हैं, जबकि क्लाइमेट यानी जलवायु को और ऐड कर देंगे तो टोटल 4। इसका मीनिंग ये हुआ कि ज्योग्राफिकल फैक्टर यानी जो जो भौगोलिक कारक है, तो भौगोलिक कारक में हमने 2 बेस माने, एक तो रिलीफ फीचर यानी हाइट, उच्चावच पर्वत पठार मैदान, और एक फिर मैदान का वो हिस्सा जो क्लाइमेटिक बेस पे एरिड है, सूखा है, उसको हमने डेजर्ट माना है। तो इस तरीके से चारों भौतिक प्रदेश जिन पे कल अपनी बात हुई थी, इनके एरिया को, फिर इनके पॉपुलेशन या जनसंख्या को, इनके नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट को, इसके बाद में हमने कवर किया था इसमें इनकी सॉइल और क्लाइमेट वाले पार्ट को। तो इनके अंदर जो जनरल फैक्चुअली पॉइंट्स थे वो अपने कंप्लीट हो गए। बाकी अब डिटेल में पढ़ना आज स्टार्ट करेंगे हम डेजर्ट से। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट फिजिकल ज्योग्राफी की 2 घंटे की क्लास, 2 घंटे की देखो, कल या परसों जैसे फिजिकल ज्योग्राफी एक क्वेश्चन बनवा रहे हैं, ताकि प्रयास ये करें कि ताकि फिजिकल ज्योग्राफी का जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होता रहे, आपको क्वेश्चंस भी मिलते रहे। तो इसलिए फिजिकल ज्योग्राफी की आज कल या शायद हो सकता है बुधवार तक आपके 1-1 घंटे रखें, और उसके बाद में फिजिकल ज्योग्राफी क्योंकि बड़ा पार्ट है वो,
तो इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है, उसमें अपने को क्लासेस हो सकता है 2 घंटे या 2.5 घंटे भी रखना पड़े। तो आगे स्टार्ट करते हैं अपन। राजस्थान के इन फिजिकल डिवीजन में से पहला पार्ट राजस्थान के डेजर्ट वाले पार्ट को, जिसको यहां कंप्लीट नाम देंगे हम नॉर्थ वेस्ट डेजर्ट, यानी उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल। अब उत्तरी पश्चिमी भाग राजस्थान का क्या है? मरुस्थल है। तो इसके अंदर डायरेक्शन को यूज किया गया उत्तरी पश्चिमी, और जो है वो लिख दिया हमने मरुस्थल। तो राजस्थान के फिजिकल डिवीजन में पहला पार्ट उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल। तो एक तो राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल को क्या कहा जाता है? तो नॉर्थ वेस्ट डेजर्ट ऑफ राजस्थान इज नोन एज ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया। एक तो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल को भारत का महान मरुस्थल। कारण यह है क्योंकि भारत के अंदर जो सबसे बड़ा डेजर्ट है वो राजस्थान का डेजर्ट है। हितेश गुप्ता जी कि सर परफेक्ट वीडियो साउंड क्वालिटी। देखो ये दूसरा स्टूडियो तैयार करवाया है आप लोगों के लिए, और पहले वाले से थोड़ा सा बेटर, और जो टेक्निकल टीम थी वो काफी बेटर रही इस बार। कल्पेश जी बुक को लेके आपका, चलो मैं आज क्लास कंप्लीट होने के बाद में आपके काम को पर्सनली लेके मैं खुद करता हूँ। हालांकि टीम ने प्रयास किया होगा, आपको कॉल तो किया होगा उन्होंने शायद, लेकिन फिर भी मैं मॉनिटर करके मैं खुद बात करूंगा आपसे। चलो ठीक, आगे कंटिन्यूस करते हैं अपन। देखो बीच में जो वीडियो चल रहा हो, तो आप लोगों के लास्ट में 5 मिनट आपके क्वेश्चंस, आपकी क्वेरीज, हाँ बीच में अगर किसी के साउंड की प्रॉब्लम हो या आपकी ऐप में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो, उसके लिए आप कमेंट कर दें। क्योंकि बीच बीच में आप कमेंट करेंगे तो क्लास का जो एक फ्लो चल रहा होता है वो बाद में ब्रेक हो जाता है। मैं भी ये चाहता हूँ कि आप कंटिन्यूस, और जो चीज एक फ्लो में बनी रहे, तो आप भी एक माइंड सेटअप के साथ बैठते हैं तो उस चीज के प्रति आपका डेडिकेशन एक समय के साथ। अब बात में बीच में जैसे कोई और बात स्टार्ट होती है तो अपन क्या होते हैं, भाई जनरली टीचर होता है उसके दिमाग में भी वो एक सीक्वेंस रहता है। अब वो जनरली बात करते करते कई बार क्या है कि वो चीजें थोड़ी सी मिस हो जाती हैं। फिर भाई एक आधा फैक्ट भी अगर मिस हो गया तो उसमें नुकसान आप लोगों का है। तो लास्ट में 5 मिनट में इस चीज को लेके कंप्लीट, जिस स्टूडेंट के जो भी समस्या होगी उसके ऊपर लास्ट में 5 मिनट रोज, सब्जेक्ट से रिलेवेंट भी अगर कुछ हो तो आप पूछ लिया करो लास्ट के 5 मिनट में। या आप कहें तो सेशन स्टार्ट करते स्टार्टिंग के 5 मिनट में ले लेंगे, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। मैं जहां तक सोचता हूं, क्योंकि क्लास की भी कुछ क्वेरीज होती है पढ़ते पढ़ते, और लास्ट तक अपने माइंड में कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो लास्ट में उनको क्या है लिखते रहा करो, तो लास्ट वाली 5 मिनट मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर है। तो आगे कंटिन्यूस करें अपन। ओके थैंक यू। तो राजस्थान का जो नॉर्थ वेस्ट डेजर्ट है, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल, ये इंडिया में ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया इसलिए है क्योंकि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल यही है। ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया। इसी मरुस्थल को राजस्थान में थार डेजर्ट भी कहा जाता है। हालांकि वर्ल्ड वाइड भी नाम है इसका, वैश्विक आधार पर भी थार डेजर्ट कहते हैं इसको।
रामायण एवं गीता में यानी भगवत गीता में इसी डेजर्ट को धनवा कहा गया है। तो ये शब्द भी ध्यान रखिए, कभी कभार ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, तो अपने कुछ ऑथेंटिक बुक्स हैं उसमें ये लिखा हुआ है। तो नॉर्थ वेस्ट डेजर्ट ऑफ राजस्थान इज नोन एज ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया, थार डेजर्ट, एंड रामायण और गीता में इसको क्या बोला गया है? धनवा। तो ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन यानी इसका नाम। अब इसका निर्माण किस तरीके से हुआ है? हाँ जी, वॉइस इज ओके। अच्छा ठीक। तो डेजर्ट का जो इंट्रोडक्शन है वो अपन जनरली ट्रिपल टी के साथ दें कि ये थार डेजर्ट है, टेथिस सी में बना हुआ है और ट्रेसेरी एज में बना हुआ है, तृतीय काल में। साथ में हम इसमें भी बता सकते हैं प्लिस्टोसिन। अगर दोनों में से एक ऑप्शन को चुनना हो तब आंसर रहेगा आपका ट्रेसेरी एज। तो ये इसका निर्माण, तो राजस्थान के थार डेजर्ट है उसका निर्माण किस तरीके से हुआ है? तो निर्माण इसका टेथिस सागर में ट्रेसेरी काल में एवं प्लिस्टोसिन काल में हुआ है। तो ये दोनों टाइम पीरियड आपको याद रखना है इसमें। इसके बाद में डेजर्ट का जो विस्तार है यानी किस तरीके से ये विस्तृत है,
तो विस्तार में एक तो इसका टोटल एरिया, अगर हम थार के अकॉर्डिंग इसको कंसिडर करें, कंप्लीट एरिया इसका 2,38,254 वर्ग किलोमीटर एरिया। यानी इसको दो डेटा में आप याद रखें, 238, 254, 238, 254, तो ये जल्दी याद होगा 238 और 254। अब ये जो डेजर्ट है ये मुख्यतः भारत और पाकिस्तान दोनों राष्ट्रों में विस्तृत है। अब पाकिस्तान कंट्री भी छोटा है और उसमें इसका विस्तार भी कम है। यानी थार डेजर्ट का लगभग 15% पार्ट पाकिस्तान के पास और 85% इंडिया के पास। तो इंडिया के पास थार का 85 है, लेकिन इंडिया के पास जितना डेजर्ट है वो भारत के लिए 100% है। लेकिन ये पूछा जाए थार का कितना हिस्सा भारत में है, तो आंसर रहेगा 85, 85%। उसके बाद में इंडिया के पास जो भी डेजर्ट है वो मुख्यतः 4 स्टेट में, जिसमें एक राजस्थान है, जिसमें इंडिया का जो जितना भी थार है अगर उसको 100% मान लिया जाए तो उसमें राजस्थान के हिस्से में 62 है। देन उसके बाद में गुजरात, जहां ये रण ऑफ कच्छ के रूप में फैला हुआ है। उसके बाद में हरियाणा, जहां ये डेजर्टिफिकेशन से बड़ा है, मरुस्थलीकरण से। और देन उसके बाद में पंजाब। तो इस तरीके से इसमें ये टोटल 4 स्टेट आते हैं इंडिया में। भारत में इसकी लोकेशन अगर देखें तो कुछ इस तरीके से होती है। मेन तो राजस्थान की तरफ, फिर राजस्थान के अकॉर्डिंग देखें तो राजस्थान के साउथ वेस्ट में गुजरात की तरफ, फिर राजस्थान के नॉर्थ वाले पार्ट में यानी पंजाब की तरफ, और कुछ हिस्सा राजस्थान के नॉर्थ ईस्ट की तरफ यानी हरियाणा की तरफ। तो इंडिया में जितना भी जो डेजर्ट है वो इन 4 स्टेट्स के अंदर है। जैसे ये वाला पार्ट हो गया गुजरात। तो ये इंडिया के अकॉर्डिंग हम माने तो इंडिया के अकॉर्डिंग 100% डेजर्ट इनमें है। भारत का 100%। लेकिन थर्ड डेजर्ट के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए तो थर्ड डेजर्ट का 15% पार्ट पाकिस्तान में है और बाकी इंडिया के पास कितना है, 85। तो थार का कितना हिस्सा भारत में है, 85। भारत के थार का यानी इंडिया के पास जो थार है उसमें राजस्थान के पास कितना है, तो राजस्थान के अकेले के हिस्से में 62%। और फिर हम राजस्थान को एक कंप्लीट भौतिक प्रदेश मान लें कि राजस्थान अपने आप में एक जितना भी ज्योग्राफिकल एरिया है वो 100% एरिया है। उसमें से अगर हम डेजर्ट का हिस्सा देखें, इसका मीनिंग हम यहाँ अरावली, मैदान और हाड़ौती सब की बात कर रहे हैं। तो ये सब मिलकर राजस्थान का 100% ज्योग्राफिकल एरिया है और उस 100% राजस्थान वाले एरिया में डेजर्ट 61.11%। इसका मीनिंग इस बार हमने डेजर्ट को देखा राजस्थान के चारों भौतिक प्रदेश में से। तो यहाँ लैंग्वेज अलग रहेगी। यहाँ रहेगी राजस्थान के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया में, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया यानी चारों फिजिकल डिवीजन, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया में राजस्थान के पास कितना डेजर्ट है, तो हम आंसर देते हैं 61.11, जो कल मैंने आपको फैक्ट बताया भी था। फिर दूसरा फैक्ट है कि भारत में जो थार है, तो अब इसका मीनिंग केवल हमें डेजर्ट का एरिया लेना है, राजस्थान के फिजिकल डिवीजन का नहीं लेना है। तो इंडिया के टोटल थार का मीनिंग गुजरात का हिस्सा भी है थोड़ा, इसमें राजस्थान भी है, पंजाब हरियाणा भी है। तो इन चारों स्टेट के डेजर्ट को हमने 100% डेजर्ट माना है। तो इसका मीनिंग उसमें राजस्थान के पास कितना है, तो क्वेश्चन होगा भारत के टोटल डेजर्ट एरिया में से राजस्थान का हिस्सा कितना है। तो इंडिया के टोटल डेजर्ट में से राजस्थान के पास है 62%। और एक फिर पूछा गया है कि थार का जितना भी टोटल एरिया है उसमें इंडिया के पास कितना है, तो इंडिया के पास 85। इसका मीनिंग यहां 3 फैक्ट काम करेंगे। टोटल थार में से भारत के पास कुल थार में से भारत के पास रहेगा 85। फिर दूसरा है भारत का जितना भी थार है, यानी भारत का जितना भी मरुस्थल है, तो भारत के मरुस्थल में राजस्थान का हिस्सा अगर देखा जाए, इंडिया के अकॉर्डिंग कंसीडर किया जाए, तो उसमें राजस्थान के पास रहेगा 62। और फिर राजस्थान का जितना भी ज्योग्राफिकल एरिया है राजस्थान के टोटल एरिया में, डेजर्ट का हिस्सा रहेगा 61.11।
बाकी जो अदर फिजिकल डिवीजन है, जैसे रावली है, पूर्वी मैदान है, हाड़ौती है, उनका पार्ट भी रहेगा। तो इसमें से जनरली क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे आरएस 2016 में आया था, भारत का जो टोटल जो थार डेजर्ट है उसमें से कितना राजस्थान के हिस्से में है? तो आंसर क्या होना चाहिए? 62%। जबकि यह पूछा जाए कि विश्व के थार डेजर्ट में भारत के हिस्से में कितना है, तब आंसर रहेगा 85, क्योंकि 15% पाकिस्तान में है, जिसको चोलिस्तान डेजर्ट कहा जाता है। तो एक ये भी अच्छी बात है कि इसमें पाकिस्तान की ओर इसको एक अलग नाम से जाना जाता है। थार मरुस्थल को पाकिस्तान में चोलिस्तान कहा जाता है। तो ये फैक्ट इसमें याद रखिएगा। तो ये तो हो गया इसका जो परसेंटेज वाला डेटा, वो वाला कंप्लीट। अब इसमें राजस्थान के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ, इसके विड्थ और इसकी हाइट को अगर देखा जाए, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को, तो वो डेटा कितना रहेगा? तो विस्तार में अभी तक अपनी जो बात हुई है, एक तो टोटल एरिया को लेके, तो टोटल एरिया 2,38,254 वर्ग किलोमीटर एरिया। अगर हम सिर्फ राजस्थान वाला कंसिडर करें तो वो याद करते हैं अपन 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, जो अपनी हिंदी ग्रंथ अकादमी वाली बुक में लिखा हुआ है वो डेटा है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। और ये जो टोटल थार है 2,38,000, इसमें केवल इंडिया के अंदर अगर बात करें, ये लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर, जो अपनी एनसीईआरटी इंडियन ज्योग्राफी बुक्स में जो लिखा हुआ रहता है कि इंडिया के ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया का, यानी भारत के महान मरुस्थल का विस्तार कितना है, तो वो इंडिया के अंदर जो है वो लगभग 2 लाख। तो इसमें आप परसेंटेज पर नहीं जाएं, क्योंकि ये जितने भी डेटा हैं ज्यादातर अप्रोक्सीमेट डेटा हैं, लगभग डेटा लिखे हुए हैं। तो ये फैक्ट जितने दिए हुए हैं अपने को उतना रट लेना है। कंप्लीट थार का पूछे तब 2,38 बताना है, इंडिया में थार पूछे तो लगभग 2 लाख बताना है, राजस्थान में पूछे तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर बताना है। फिर राजस्थान के अकॉर्डिंग विस्तार में एरिया के बाद में हम बात करते हैं। राजस्थान में थार मरुस्थल की लंबाई, देन उसकी चौड़ाई, और उसके फिर एवरेज हाइट, यानी औसत ऊंचाई। तो लंबाई वाला जो डेटा है वो कुछ इस तरीके का है कि राजस्थान में गुजरात से लेके और हरियाणा तक का ये वाला जो बॉर्डर है, ये इसकी टोटल लेंथ है अप्रोक्सीमेट 640 किलोमीटर। अब देखो यह हर डिस्टेंस से अलग अलग आएगी। यहां से मापोगे तो ये एक अलग डिस्टेंस है, यहां से नापोगे एक अलग डिस्टेंस है, यहां से मापोगे एक अलग डिस्टेंस है। तो इसका मीनिंग यहां से कुछ दूरियां माप के फिर उनका एक एवरेज बताया गया है कि लगभग लंबाई के अंदर 640 किलोमीटर है, जबकि चौड़ाई का हिस्सा ये अरावली से पश्चिम की तरफ, ये अप्रोक्सीमेट इसका आधा है। तो 640 का आधा 320, तो अपने को 320 फिक्स हाफ नहीं करना है, अपने को राउंड फिगर में 300 ही ले लेना है। तो इसकी जो चौड़ाई 300 किलोमीटर है, और इसकी एवरेज जो समुद्र तल से जो ऊंचाई होती है डेजर्ट की, वो लगभग 200 से 300 मीटर। ये डेटा मीटर में है, ये ध्यान रखना। और कुछ जगह इसमें डेटा दिया हुआ रहता है कि राजस्थान का जो थार मरुस्थल है वो 370 मीटर से भी नीचे है। तो सामान्य सी बात है, जब एवरेज 270 से 300 है, तो थार डेजर्ट का जो टोटल डेटा है वो 370 से है, कम है एवरेज हाइट, 500 से कम है, 1000 से कम है। तो इसका मीनिंग आप समझ गए। 300 से ऊपर का कोई भी डेटा अगर दिया हुआ रहे और उसमें यह लिखा रहे राजस्थान के डेजर्ट की हाइट इससे कम है, तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि एवरेज हाइट 200 से 300 के बीच में मानी गई है।
और बाई चांस ये लिखा हुआ रहे राजस्थान का थर्ड डिजिट 200 मीटर से भी कम हाइट पे मिलता है, तब स्टेटमेंट गलत रहेगा, क्योंकि इसमें एवरेज होता है 200 से 300 के बीच का लगभग। तो 200 से 300 का एवरेज यानी लगभग 250 मीटर। तो मीनिंग है कि कोई हाईएस्ट वैल्यू यूज करके ये बताया जाए कि उससे कम है, तब स्टेटमेंट सही होते हैं। जैसे हाईएस्ट वैल्यू 300 है, तो 300 से ऊपर का जो भी डेटा होगा वो लिख के अगर आपको दिया जाए कि डिजिट 300 से कम है, 370 से कम है, 500 से कम है, तो इसका मीनिंग है बाद में उस डेटा और फैक्ट को अपने को ठीक मानना है। क्योंकि अपने कुछ एनसीईआरटी हिंदी ग्रंथ अकादमी एक फैक्ट यूज करती है कि थर्ड डिजिट की जो हाइट या ऊंचाई है वो लेस देन 370 मीटर, 370 मीटर से नीचे है, तो उस स्टेटमेंट को हम ठीक मानते हैं फिर। तो यहां अपने जो फैक्ट है लेंथ वाला, ये लेंथ वाला फैक्ट होगा अपने 640 किलोमीटर गुजरात से हरियाणा बॉर्डर तक। चौड़ाई अप्रोक्सीमेट इसकी आधी और राउंड फिगर में लेनी है 300, तो ये 300 किलोमीटर। लास्ट वाला हाइट वाला पार्ट है डेजर्ट का, तो हाइट यानी समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर, सी लेवल से कितनी हाइट पर, क्योंकि सी लेवल से ऊंचाई मापी जाती है, तो अप्रोक्सीमेट 200 से 300 मीटर। यहां गलती से अगर आपने किलोमीटर याद कर लिया, तो किलोमीटर याद करने का मीनिंग है कि आप आइन मंडल में पहुंच गए हो, या डेजर्ट को आइन मंडल की ऊंचाई पे पहुंचा दिया है, यानी आइनोस्फेयर के अंदर। ये हो गया इसका विस्तार वाला पार्ट। इसके बाद में एक छोटा सा पार्ट आता है इसमें स्लोप या ढाल का, मरुस्थल का ढाल। स्लोप ऑफ डेजर्ट किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया का, यानी कोई चाहे स्थान हो चाहे अपना घर हो, किसी भी साइट का अगर आपको ढाल जानना है तो 2 4 5 पानी की बाल्टियां डालो, पता लग जाएगा जिस ओर पानी जा रहा है उस ओर ढाल है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जिस साइड में जहां नदियां चल रही होती हैं भौतिक प्रदेशों में, जिस साइड की ओर नदियां चल रही हैं, इसका मीनिंग ढाल उस ओर है। क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम या अपवाह तंत्र या पानी जो है वो हमेशा ढाल के अकॉर्डिंग बहता है। तो राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है या डेजर्ट एरिया है, तो उसमें ड्रेनेज का बेस्ट एग्जांपल है लूनी, जो नाग पहाड़ियों से निकल के गुजरात की ओर जाती है। इस साइड में हिमालय से घग्गर नदी आती है, वो भी नॉर्थ से, और इस साइड में पाकिस्तान की ओर। तो इन दोनों नदियों में से भी अगर आप एग्जांपल लें तो लूनी ज्यादा बेस्ट है। कारण क्योंकि लूनी का ज्यादातर एरिया राजस्थान में है और मोस्टली डेजर्ट एरिया को कवर करते हुए, तो इसका मीनिंग डेजर्ट का ज्यादा सही और सटीक जो ढाल है वो लूनी बताती है। अभी जैसे कांस्टेबल के पेपर में भी पूछा गया था कि लूनी बेसिन कहाँ स्थित है, तो एक तो ऑप्शन ये बताया गया कि लूनी है वो चंबल बेसिन में स्थित है। तो चंबल बेसिन में कैसे स्थित होगी, लूनी तो लूनी बेसिन में ही होगी, और चंबल बेसिन तो राजस्थान के साउथ ईस्ट में आता है, हाड़ौती एरिया से होते हुए पूर्वी राजस्थान। तो चंबल बेसिन में तो नहीं थी लूनी। फिर एक दूसरा पार्ट दिया हुआ था कि लूनी राजस्थान के पूर्वी मैदान में है, ईस्टर्न प्लेन में। तो पूर्वी मैदान में नहीं आती लूनी, लूनी तो आती है राजस्थान के पश्चिमी डेजर्ट में, वेस्टर्न डेजर्ट पार्ट में। फिर एक दिया हुआ था कि लूनी राजस्थान के मेवाड़ एरिया में है, राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र। तो ऐतिहासिक तौर पे मेवाड़ का आपको पता है कि मेवाड़ अपना उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, और इन मेवाड़ वाले एरिया में दो प्रमुख नदियां हैं, जिसमें एक तो आयड सभ्यता से जुड़ी हुई है बेड़च नदी या आयड नदी, और एक आपकी राजसमंद, चित्तौड़, इन एरिया से होते हुए मुख्यतः टोंक बिसलपुर तक और आगे सवाई माधोपुर चंबल तक जाती है वो नदी है बनास। तो मेवाड़ की दो प्रमुख नदियों में अगर हम नाम काउंट करें तो उसमें एक तो आता है अपना बनास और एक बेड़च नदी। हालांकि यही नहीं, और भी बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन लूनी मेवाड़ की तरफ नहीं होती, लूनी होती है मारवाड़ की तरफ। तो एक ऑप्शन दिया हुआ था मेवाड़, और एक दिया हुआ था थार मरुस्थल का दक्षिणी पूर्वी भाग। तो इसका मीनिंग हम जहां अभी अध्ययन कर रहे हैं वो थार मरुस्थल है, और अब इस थार मरुस्थल को डिवाइड करना है। तो थार मरुस्थल को अगर हम डिवाइड करके देखें यहां से, तो ये थार मरुस्थल के दक्षिण पूर्व में, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही था, राजस्थान के थार मरुस्थल के दक्षिण पूर्व में। तो आजकल क्या है, एग्जामिनर ये चाहता है कि आप टॉपिक को समझ के जाएं, आप रट के नहीं जाएं, क्योंकि सारी चीजें आपको लिखवाई नहीं जाती। कुछ चीजें ऐसी हैं जो एग्जाम में आपकी
कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद उन चीजों को आप भी मैप के अंदर डिवाइड करके आप सीखें कि हाँ वास्तव में डेजर्ट का ये कौन सा पार्ट हुआ। तो इसका मीनिंग डेजर्ट के अकॉर्डिंग पूछे तो डेजर्ट को ही चारों डायरेक्शन में डिवाइड कर लो आप। अरावली के अकॉर्डिंग अगर पूछे तो अरावली के अकॉर्डिंग डिवाइड करके देखो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अरावली के अकॉर्डिंग दिया हुआ होता आंसर। अब कई स्टूडेंट क्या है इसको रटेंगे, अगली बार वो नहीं पूछेंगे इसके अकॉर्डिंग, अगली बार वो अरावली के अकॉर्डिंग पूछ लेंगे। तो अरावली से अगर आप ये डिवाइड करके देखोगे इस तरीके से, तो ये अरावली का मिड वाला पार्ट है। तो अरावली के मुख्यतः इस तरीके से दक्षिण की तरफ आती है। राजस्थान वाले मैप में इंडिकेट करते हैं इसको। ये अरावली का पार्ट है, तो अरावली का सेंटर पॉइंट ये है। तो यहां से अगर अरावली को हम डिवाइड करें तो ये अरावली के मध्यवर्ती भाग नाग पहाड़ियों से यहां से निकलती है, और यहां से निकलने बाद ये नीचे की तरफ गुजरात की तरफ। तो अरावली की जो डिवाइडेशन वाली दिशाएं उनको और आगे तक बढ़ा लेते हैं अपन। तो इसका मीनिंग है कि इसमें आंसर रहेगा अरावली के साउथ वेस्ट पार्ट में, अरावली के दक्षिणी पश्चिमी भाग में। जबकि आप डेजर्ट के अकॉर्डिंग देख रहे थे तो डेजर्ट के अकॉर्डिंग यहां से डिवाइडेशन होगा। तो डेजर्ट के अकॉर्डिंग, थार डेजर्ट के अकॉर्डिंग ये पार्ट आ रहा था उसका साउथ ईस्ट पार्ट, थार मरुस्थल का दक्षिणी पूर्वी भाग। जबकि अरावली के अकॉर्डिंग देखेंगे तो अरावली का साउथ वेस्ट पार्ट। तो इसका मीनिंग है थोड़े से अप्लाइड और समझने वाले क्वेश्चन होते हैं, और एग्जामिनर यही चाह रहा है कि आप सब्जेक्ट समझ के आए, सिर्फ रट के नहीं आए। रट क्या हो गया तो रटने वाले तो क्वेश्चन फैक्ट वाले तो वो ज्योग्राफी के अगर 15 क्वेश्चन दे रहे हैं तो उसमें फैक्ट वाले आपको 3-4 क्वेश्चन ही देता है। आजकल कॉन्सेप्ट बेस्ड वे यानी जनसंख्या का क्वेश्चन है वो फैक्ट वाला देना ही पड़ेगा उनको, लगभग फैक्ट वाले ही आते हैं जनसंख्या में। तो या फिर कोई चोटी की हाइट पूछा है, किसी जिले का एरिया पूछा है, वन संपदा का परसेंटेज पूछा है, राजस्थान में पशुओं की संख्या के बारे में पूछा है, तो इसका मीनिंग ये आपके फैक्ट वाले पॉइंट, बाकी ज्यादातर कॉन्सेप्ट वाली चीजें हैं। तो हम पॉइंट इस पे थे स्लोप ऑफ डेजर्ट, मरुस्थलीय ढाल पर। तो मरुस्थलीय ढाल को सबसे बेस्ट बताएगी लूनी, क्योंकि वो डेजर्ट के अंदर सबसे प्रमुख नदी है। तो अरावली के मिड से निकलने के बाद वो सदन गुजरात की तरफ जाती है। अगर लूनी के एरिया को आप अलग से करके कि लूनी इस तरीके से चलती है, फिर लूनी को आप डिवाइड करके देखोगे तो आंसर आएगा इसमें उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, कि मरुस्थल का जो ढाल है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलता है, जिसमें राजस्थान के नॉर्थ वाले पार्ट यानी लूनी वाले इस हिस्से में लगभग ये 300 मीटर के आसपास हाइट होती है। जबकि गुजरात के टच तक जाते जाते सदन में रन ऑफ कच्छ तक इसकी हाइट लगभग 150 मीटर रह जाती है। नॉर्थ में लगभग 300 मीटर, सदन की तरफ चलते चलते लगभग रन ऑफ कच्छ की तरफ 150 मीटर। तो कई बार जनरली ये भी दे दिया जाता है कि मरुस्थल का ढाल उत्तर से दक्षिण में है, तो स्टेटमेंट ये भी ठीक है, क्योंकि कई बार डबल डायरेक्शन में नहीं आता, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम ढाल नहीं आता, सिंपल उत्तर से दक्षिण की ओर। क्योंकि लूनी स्टार्टिंग में तो चलती है थोड़ा ईस्ट से वेस्ट की ओर, फिर चलती है साउथ की तरफ यानी गुजरात की तरफ। तो ये इस साइड में गुजरात की तरफ चल रही है। तो अगर डायरेक्शन वाइज देखा जाए तो नॉर्थ से साउथ, और डबल डायरेक्शन में डिवाइड करोगे तब आंसर रहेगा फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। तो मरुस्थल का जो ढाल है फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, स्टडी ऑफ डेजर्ट, मरुस्थल का अध्ययन। तो ये वाला जो पार्ट आता है स्टडी ऑफ डेजर्ट वाला, मरुस्थल का अध्ययन, इसमें
अभी अपन ने थोड़ा सा सब्जेक्ट में रिसर्च करके और बेटर करने का प्रयास किया है इसको, क्योंकि पहले जनरली प्रोफेसर एच.एस. शर्मा है, उनकी बुक से जनरली क्वेश्चन बनता था, और वहां डेजर्ट को मुख्यतः दो भागों में डिवाइड किया गया है जलवायु आधार पे, क्लाइमेटिक बेस पे, एरिड एंड सेमी एरिड। और वहीं अगर आप देखें हरिमोहन सक्सेना सर हिंदी ग्रंथ अकादमी, तो उसमें डेजर्ट का एक डिवाइडेशन आपका दिया गया है, वो उच्चावच अर्थात रिलीफ फीचर के अकॉर्डिंग दिया गया है। और उस उच्चावच के आधार पर डेजर्ट को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भाग। तो पहले तो अपन उच्चावच, और उसके बाद में देखेंगे क्लाइमेटिक बेसिस पे, यानी एक रिलीफ फीचर, और दूसरा जलवायु आधार पर। तो मरुस्थल का जो अध्ययन है 2 आधार पर किया जाता है। तो इसमें 2 बेसिस या जो 2 बेसिस या आधार है वो क्या क्या है? तो एक तो है उच्चावच, रिलीफ फीचर, एंड नेक्स्ट है जलवायु या क्लाइमेट। तो इसमें जो उच्चावच वाला पार्ट है, इस उच्चावच के आधार पर डेजर्ट को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। उच्चावच के आधार पर मरुस्थल को 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू रिलीफ फीचर, डेजर्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स या 4 पार्ट्स। अब इन 4 पार्ट्स में से एक हिस्सा तो वो है जो मुख्यतः इंटरनेशनल बॉर्डर से लगता हुआ है, ये वाला पार्ट। इसको नाम दिया गया ग्रेट डेजर्ट, यानी महान मरुस्थल। इस ग्रेट डेजर्ट के पास वाला कुछ भाग है जो बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर का पार्ट है। हालांकि पार्ट इसमें जोधपुर का भी है, लेकिन जोधपुर शब्द इसमें मेंशन नहीं किया गया। तो ये वो भाग है जिसको हम चट्टानी मरुस्थल कहते हैं। बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर का मरुस्थल। इसके बाद का ईस्ट वाला जो डेजर्ट है, बीकानेर से लेकर रण ऑफ कच्छ तक का, इसको नाम दिया गया लघु मरुस्थल। यानी जो ग्रेट डेजर्ट है, उस ग्रेट डेजर्ट के आगे का जो भाग है ये चट्टानी मरुस्थल माना गया है। उसके बाद में उसके ईस्ट में जो अपना लघु डेजर्ट है, यानी जो स्मॉल डेजर्ट के रूप में है, उसके बाद का जो ये अरावली वाला हिस्सा आ जाता है। डेजर्ट के पूर्व की तरफ अरावली पर्वतमाला, और इस अरावली पर्वतमाला और लघु मरुस्थल के बीच में, अर्थात अरावली के जस्ट वेस्ट वाला पार्ट है, ये काउंट होता है सेमेरी डेजर्ट में। अर्ध शुष्क मरुस्थल में सेमेरी डेजर्ट में इसमें एक तो लूनी का पार्ट और एक पार्ट होता है इसमें शेखावाटी, लूनी एंड शेखावाटी। तो शेखावाटी वाला पार्ट तो इसमें ये हो गया अपना हरियाणा बॉर्डर के टच वाला,
और सदर्न वाला पार्ट इसमें ये हो गया लूनी बेसिन वाला। तो ये थर्ड डेजर्ट का अगर ये देखा जाए जो कांस्टेबल का क्वेश्चन आया है तो वो सेमेरी डेजर्ट वाले पार्ट में से अगर डेजर्ट को इस तरीके से डिवाइड करके देखें तो वो इस डेजर्ट के साउथ और ईस्ट वाले पार्ट में था। तो अब यहां अगर इनके बारे में एक एक इंट्रोडक्शन लाइन अगर हम लिखें कि ग्रेट डेजर्ट, तो ग्रेट डेजर्ट अंतरराष्ट्रीय सीमा पे स्थित अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित या विस्तृत। तो ग्रेट डेजर्ट इज एक्सटेंड ऑन इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ राजस्थान, कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर एक्सटेंड है या विस्तृत है। देन उसके ईस्ट वाला जो भाग है बाड़मेर बीकानेर जैसलमेर का मरुस्थल, ये चट्टानी मरुस्थल है, मरुस्थल जो चट्टानी भाग या जो चट्टानी मरुस्थल है, जिसको आगे हम लिखेंगे भी, एक टर्म्स आता है चट्टानी मरुस्थल के लिए, रॉकी डेजर्ट के लिए, जिसको हम कहते हैं हमादा। उसके बाद में जो नेक्स्ट वाला पार्ट है लघु मरुस्थल, तो ये उत्तर में बीकानेर से दक्षिण में रन ऑफ कच्छ तक यानी गुजरात के कच्छ के रन तक विस्तृत है। तो राजस्थान के थर्ड डेजर्ट के जस्ट नीचे गुजरात का जो पार्ट आता है या डिस्ट्रिक्ट आता है, जो भारत के सबसे बड़े जिले के रूप में भी है कच्छ। तो सिर्फ गुजरात नहीं, इंडिया का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है क्योंकि एक मरुस्थलीय जिला है अपने आप में, और ये लवणीय मरुस्थल है रण ऑफ कच्छ, जो अपने सैलिनिटी के कारण, लवणता के कारण प्रसिद्ध है। फरवरी के अंदर जहां लगभग हर साल गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा कच्छ फेस्टिवल जैसे हमारे करवाते हैं, बीकानेर में ऊंट महोत्सव, जैसलमेर में मरु महोत्सव, बाड़मेर में अपने थार महोत्सव, जोधपुर में अपने मारवाड़ महोत्सव, तो उसी तरीके से गुजरात वाले डेजर्ट एरिया में कच्छ फेस्टिवल प्रसिद्ध है जो लगभग फरवरी के लास्ट में रखा जाता है। और इसके बाद में सेमेरी डेजर्ट, तो सेमेरी डेजर्ट लघु मरुस्थल और अरावली के मध्य स्थित या अरावली पर्वतमाला का पश्चिमी भाग, जिसमें मुख्यतः ज्योग्राफिकल एरिया भी मैंने आपको बताया था, इसमें शेखावाटी और मुख्यतः लूनी, ये प्रमुख क्षेत्र हैं। बाकी आगे जब हम पढ़ेंगे इसको, तब इसको सेमेरी डेजर्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। उच्चावचीय भाग में सिर्फ इसमें 2 पार्ट ही लिखे हुए हैं कि मेनली लूनी बेसिन में एंड शेखावाटी रीजन में विस्तृत है अर्ध शुष्क मरुस्थल वाला पार्ट। तो इस तरीके से अपने डेजर्ट के उच्चावचीय आधार पे, यानी उसके जो रिलीफ फीचर्स हैं, जैसे मिट्टी वाला डेजर्ट है, एक चट्टानी भाग है, एक उसका उसके पूर्व की तरफ है लघु मरुस्थल, और एक बाद में लघु मरुस्थल के भी पूर्व में या यूं कहें अरावली के जस्ट वेस्ट में, अरावली के जस्ट पश्चिम में कौन सा मरुस्थलीय भाग है, तो वो आता है सेमेरी डेजर्ट अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो राजस्थान में मरुस्थल में उच्चावच के आधार पे कितने भाग हैं, तो उच्चावच के आधार पे इसके कितने भाग हैं, तो आंसर रहेगा 4 भाग। कौन सा शामिल नहीं है, तो इनमें ऐसा कोई और शब्द जोड़ दिया जाए जो इसका भाग नहीं हो। जैसे उच्चावच के आधार पे जो प्रॉपर शब्द है वही याद होना चाहिए, जैसे एक तो ग्रेट डेजर्ट हो गया, एक जिलों के नाम के साथ है बाड़मेर बीकानेर जैसलमेर का डेजर्ट, और एक आपका महान का छोटा कर लेना, लघु कर लेना, एक लघु मरुस्थल, और एक जिसमें मरुस्थलीय दशाएं थोड़ी कम हो जाती हैं उसको हम कहते हैं सेमेरी डेजर्ट अर्ध शुष्क मरुस्थल, यानी जो कंप्लीट एरिड या शुष्क में नहीं आता वो सेमेरी डेजर्ट में आएगा। फिर उच्चावच के बाद में नेक्स्ट आते हैं क्लाइमेट या जलवायु के आधार पे। तो जलवायु के आधार पे डेजर्ट के मुख्यतः 2 हिस्से किए जाते हैं। एक तो मरुस्थल का वो भाग जो वास्तव में रियल डेजर्ट वाला पार्ट है, शुष्क मरुस्थल, और इस क्षेत्र में अपने गाय की एक नस्ल और पाली जाती है राठी, उस आधार पे इसको राठी प्रदेश भी कहते हैं। तो राठी अपने आप में काउ ब्रीड भी है और राठी अपने लिए एक फिजिकल डिवीजन भी है, यानी डेजर्ट का एरिड डेजर्ट पार्ट शुष्क मरुस्थल। दूसरा जो भाग है जिसमें शुष्क से थोड़ी बेटर वर्षा होती है वो हमारे लिए सेमेरी डेजर्ट अर्ध शुष्क मरुस्थल, या जिसको जनरली हम बांगड़ प्रदेश भी कहते हैं। अब इनमें वर्षा की मात्रा के अकॉर्डिंग इनको डिफाइन किया गया है, जैसे अभी मैंने बताया ना जलवायु आधार पे,
तो इसका मीनिंग है जलवायु के अंदर मेन मुख्य कारकों में तापमान, वर्षा, आर्द्रता, इनको काउंट किया जाता है। तो मुख्यतः 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के आधार पर डेजर्ट को दो भागों में बांटा गया है। हालांकि हम ये नहीं कहेंगे कि ये जो दो भाग है ये इक्वल पार्ट्स हैं। इसमें एरिड वाला जो पार्ट है वो थोड़ा बड़ा है, लगभग 1,00,000 वर्ग किलोमीटर, क्योंकि राजस्थान के डेजर्ट को मैंने 1,75,000 बताया था आपको, इंडिया में बताया था 2,00,000, और टोटल बताया था 238, 254, 238, 254। जलवायु आधार पर, तो जलवायु आधार पे भी मैंने समवर्षा रेखा बताई आपको 25 सेंटीमीटर, तो ये आपके लिए यहाँ पे भी आएगी। और एक आगे जब हम जलवायु पढ़ेंगे, जलवायु वाले टॉपिक में जब राजस्थान में वर्षा की मात्राएं पढ़ेंगे उस समय कुछ समवर्षा रेखाएं करवाएंगे आपके, तब भी रिपीट होगी। तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, समवर्षा रेखा यानी एक ऐसी रेखा जिसपे एक समान बारिश हो। कितने सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। समरेखा मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। तो थोड़ा सा आप यहां ध्यान रखना, इसमें दो भागों में बांटती है, ना कि दो समान भागों में। ऐसा अगर समान भाग लिखा हुआ जाए तो स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि अभी बताया मैंने एरिड और सेमेरिड है, दोनों इक्वल नहीं होते। दो समान भागों में बांटती, सॉरी मैंने भी इसमें समान भाग बोल दिया, दो भागों में बांटती है। अब वो दो भाग कौन कौन से हैं? तो एक तो भी आपको मैंने बताया था कि एरिड डेजर्ट या शुष्क मरुस्थल, जिसे हम दूसरा राठी रीजन या राठी प्रदेश भी कहते हैं। इसमें वर्षा की मात्रा होती है 0 से 25 सेंटीमीटर। तो एक फैक्ट तो इसमें ये याद रखना है, 0 से 25। और एक फिर दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो ये वर्षा की मात्रा जो 0 से 25 वाला है, इसका जो टोटल एरिया है ये 1,00,000 वर्ग किलोमीटर, जबकि सामने वाला जो पार्ट है वो सेमेरी डेजर्ट, अर्ध शुष्क मरुस्थल, और अर्ध शुष्क मरुस्थल है उसको बांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है। तो ये सेमेरी डेजर्ट एंड बांगड़ रीजन। सेमेरिड और बांगड़ रीजन, यहां वर्षा की मात्रा डबल होती है 25 से 50 सेंटीमीटर, लेकिन इसका ज्योग्राफिकल एरिया कम होता है 75,000 वर्ग किलोमीटर। तो इसका मीनिंग हम राजस्थान के मरुस्थल का सिर्फ राजस्थान के अकॉर्डिंग जब एरिया कंसिडर करते हैं तो इसमें एरिया हम बोलते हैं 1,75,000। जैसे टोटल बोलते हैं हम 1,75,000, तो 1,00,000 एरिड को देना है और सेमेरिड को आगे देना है 75,000। तो बोलने का तरीका भी अपना यही होता है, 1,75,000, तो 1,00,000 एरिड और 75,000 उसके सामने सेमी एरिड। अब यहाँ सेमी एरिड वाले को हमने एक दूसरा नाम जो दिया वो है बांगड़ प्रदेश। एरिड वाले में नाम क्या दिया था दूसरा? राठी प्रदेश। तो राठी तो अपने यहाँ काउ ब्रीड होती है, गाय की नस्ल होती है। तो ये शब्द तो अपने को पता है कि गाय की नस्ल से निकला हुआ शब्द है। उसके अकॉर्डिंग इस एरिया को, एरिड डेजर्ट को, राठी रीजन, राठी प्रदेश भी कहते हैं। लेकिन ये जो बांगड़ शब्द है, ये वाला शब्द कहां से निकला हुआ है? तो जनरली जो नदियां होती हैं, नदियों में होता है जल, और इस जल के द्वारा जो मिट्टी बिछाई जाती है उसको हम कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। और इसके द्वारा हर साल जो फ्रेश सोइल जो बिछाई जाती है, ताजा मिट्टी जो बिछाई जाती है, उस ताजा मिट्टी को हम क्या बोलते हैं? खादर सोइल या खादर प्लेन कहा जाता है उसको, खादर का मैदान। क्योंकि हर साल देखो अपने खेत को उपजाऊ बनाने के लिए हम क्या डालते हैं? खाद डालते हैं, फर्टिलाइजर। क्यों? क्योंकि वो फर्टिलाइजर अपनी लैंड को फर्टाइल बना देता है। तो सेम उसी तरीके से
जो हर साल नदियां ताजा मिट्टी जो डालती हैं मैदानी भागों में, उस फ्रेश सॉइल को, उस ताजा मिट्टी को नाम क्या दिया जाता है? तो उस फ्रेश सॉइल को नाम दिया जाता है खाद से खादर। और कुछ नदियों की पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, इस खादर के पास वाला जो ज्योग्राफिकल एरिया है जहां तक नदियां नहीं पहुंच पाती, वहां पुरानी जलोढ़ को यानी ओल्ड एलुवियल सॉइल को वहां नाम दिया जाता है बांगर। तो वो थोड़ी कम उपजाऊ जलोढ़ होती है। जैसे कम उपजाऊ मिट्टियों को हम जनरली कहते हैं बंजर भूमि, तो ये बंजर से निकला हुआ शब्द या डाइवर्ट हुआ शब्द कहीं ना कहीं बांगर है। तो ये राजस्थान में अरावली का जो पूर्वी मैदानी भाग आता है वो ज्यादा उपजाऊ है, क्योंकि नदियां हर साल वहां ज्यादातर उपजाऊ मिट्टियां जमा करती हैं। इसका मीनिंग वो खादर टाइप मैदान है। जबकि राजस्थान में अरावली के पश्चिम की नदियों के मैदान है वो थोड़े पुराने हैं, इसका मीनिंग वहां पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। तो वो पूर्वी मैदान की तुलना में थोड़े लेस फर्टाइल, थोड़े कम उपजाऊ होते हैं। तो इस कारण ये उस मिट्टी को लेकर शब्द निकला हुआ है बांगड़, जो जनरली इंग्लिश में डे को आर लिखने के कारण, BANGAR लिखने के कारण हिंदी में ये कई बार बांगड़ नहीं आके बांगर भी आ जाता है। तो उसको भी हमें गलत नहीं मानना, बांगर आ जाए तो भी ठीक मानना है। तो ये बांगर और बांगड़ दोनों ही ठीक है। जैसे आप ये स्पेलिंग देखते हो बिड़ला की, तो होना तो ये चाहिए बिड़ला, लेकिन ये डे वाला, डी वाला या आर लिखते हैं, तो धीरे धीरे हिंदी में बिड़ला क्या बिरला हो गया आजकल। तो वो सेम मिस्टेक यहाँ पे भी हो जाती है कई बार, बांगड़ नहीं हो के बांगर होता है, तो ये भी एक्सेप्टेबल है। सॉरी। थोड़ा इन दिनों वायरल चल रहा है, बच के रहिए आप लोग भी। तो इसमें ये वाला जो पार्ट है एरी डेजर्ट वाला, तो इसका जनरल इंट्रोडक्शन तो बता दिया आपको कि ये 0 से 25 सेंटीमीटर 1 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, और इसको राठी प्रदेश भी कहा जाता है। तो अब इन दोनों भागों में से हम पहली डिटेल स्टार्ट करेंगे इस भाग की एरी डेजर्ट की। इसके बाद में सेमेरी डेजर्ट जो सेकंड पार्ट है, इसके सामने लिखा हुआ है, ये स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जो एरी डेजर्ट वाला पार्ट और जो राठी रीजन, उसकी डेफिनेशन तो आपको ध्यान है। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला भौतिक प्रदेश। इसका मीनिंग है लेस देन 25 सेंटीमीटर रेनफॉल रीजन। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भौतिक प्रदेश को क्या कहा जाता है? एरी डेजर्ट। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भौतिक प्रदेश को शुष्क मरुस्थल। फिर इसमें एरिया की जो हम बात करते हैं, तो एरिया अपना फैक्ट ऊपर लिखा हुआ था, 1,75,000 में से 1 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया एरी डेजर्ट में आता है इसमें। फिर इस एरी डेजर्ट को अध्ययन की दृष्टि से हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। अब जैसे आपको यह कह दिया जाए कि अपन राजस्थान में सूखे मरुस्थल का अध्ययन करने के लिए चल रहे हैं, तो सामान्य सी बात आपके माइंड में एक पिक्चर बनना स्टार्ट होगी कि सर आज हमें सूखे मरुस्थल में लेके जाएंगे जहां रेत के टीले होंगे। तो ये जैसे ही कल्पना अपने माइंड में आएगी कि रेत के टीले होंगे, और वास्तव में आप डेजर्ट में पहुंच जाएं और फिर आप देखते हो कि वहां रेत के टीले हर जगह तो नहीं है। इसका मीनिंग
शुष्क मरुस्थल में कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जहां बालू का स्तूप नहीं होते, लेकिन अधिकांश भाग ऐसा है जहां रेत के टीले हैं। क्यों? क्योंकि अपने माइंड में पहली पिक्चर ही ये बनती है कि सूखे मरुस्थल में जाएंगे तो वहां सैंड ड्यून्स अर्थात बालू का स्तूप देखने को मिलेंगे, तो वो बालू का स्तूप है। वहां जहां बालू का स्तूप है वहां उनके प्रकार का अध्ययन भी किया जाता है, लेकिन जहां नहीं है उसके पीछे उनके कारण को देखा जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि शुष्क मरुस्थल को अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में डिवाइड किया जाता है। दोनों भागों का आधार बालू का स्तूप ही है। एक में हम कहेंगे बालू का स्तूप मुक्त विदाउट सैंड ड्यून रीजन, यानी जहां बालू का स्तूप नहीं है। दूसरा रहेगा विद सैंड ड्यून रीजन, यानी जहां बालू का स्तूप स्थित है। तो अध्ययन की दृष्टि से अकॉर्डिंग टू स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, अध्ययन की दृष्टि से मरुस्थल को, सॉरी एरी डेजर्ट को, शुष्क मरुस्थल को पुनः दो भागों में बांटा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, एरी डेजर्ट अगेन डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स। अगेन डिवाइड्स क्यों बोल रहे हैं अपन, पुनः दो भाग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि डेजर्ट के दो भाग तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। मरुस्थल के दो भाग पहले हो चुके हैं, जिसमें एक शुष्क मरुस्थल लिखा था जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं, और एक दूसरा सेमेरी डेजर्ट अर्थात अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब इस शुष्क मरुस्थल को फिर से दो भागों में डिवाइड किया है, इसलिए लिखा है कि मरुस्थल को पुनः दो भागों में बांटा गया है। एरी डेजर्ट को, शुष्क मरुस्थल को पुनः दो भाग, स्तूप मुक्त, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, इस शब्द को याद रखना, विदाउट सैंड ड्यून। दूसरा भाग बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। एक तो विद सैंड ड्यून रीजन, एक रहेगा अपने विदाउट सैंड ड्यून रीजन। विदाउट सैंड ड्यून रीजन, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। तो ये वाला जो शब्द है मुक्त, और जहां बालू का स्तूप पाए जाते हैं वो बालू का स्तूप युक्त, तो ये विदाउट सैंड ड्यून और एक विद सैंड ड्यून। तो जिस एरिया में ड्यून्स हैं वहां तो लगभग अपने को आइडिया है कि ड्यून्स क्यों हैं। कल्पेश सोलंकी सर जी, वॉइस, क्या वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है? अदर स्टूडेंट कमेंट करके बताइए। क्या वॉइस क्लियर नहीं है क्या? वॉइस के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए आप लोग। आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं कंटिन्यूस। अच्छा, बीच बीच में स्टूडेंट के बीच बीच में सही हो रही है, तो नेटवर्क प्रॉब्लम होगी थोड़ी बहुत। अगर कोई कॉन्सेप्ट और कुछ चीज अगर समझने में नहीं आ रही हो तो बता देना, वापस रिपीट कर दूंगा।
तो आगे कंटिन्यूस करते हैं। तो बालू का स्तूप युक्त वाला भाग है, वहां जनरली हमें यह समझ में आता है कि जहां विंड्स होती है, विंड्स यानी पवन। एक देखो विंड होती है और एक होती है एयर, हवा। तो हवा तो आर्टिफिशियल हो सकती है, जनरेट की जा सकती है। जैसे आप अपने कमरे में स्विच ऑन करें और आपका फैन चले, तो इसका मीनिंग वो क्या आएगी अपने पास, पवन चलेगी या हवा। तो अपने फैन से जो आती है वो हवा आती है। जैसे किसी ने मुंह से यूं फूंक मारी, इसको आप किस में काउंट करोगे, ये हवा में काउंट होगी। पेट्रोल पंप के पास में जो गाड़ी में हम डलवाते हैं, तो वहां पे भी AIR लिखा हुआ रहता है, एयर यानी हवा। वहां कभी नहीं कहते भैया टायर में थोड़ी पवन डाल देना। तो इसका मीनिंग जो नेचुरल फ्लो होता है वो पवन या विंड्स के रूप में होता है, और जनरली जो आर्टिफिशियल होता है जिसको जनरेट किया जाता है वो मुख्यतः एयर के रूप में होता है। तो मामूली सा डिफरेंस होता है, हालांकि एग्जाम में अपने हवा आ जाए तो भी स्टेटमेंट में जनरली ठीक मानते हैं, लेकिन बाकी फर्क है। जो नेचुरल फ्लो होता है वो अपने विंड्स के रूप में कंसिडर होता है। तो आगे हम इस, हेलो 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 हेलो, कुछ हिल तो रहा है, हेलो हेलो हेलो। और ये मिट्टी उड़ने के साथ साथ जैसे विंड्स की स्पीड कम होती है, तो ये सोइल धीरे धीरे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती, ये मिट्टी धीरे धीरे जमा होना स्टार्ट हो जाती है। और इसके जमा होने से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको नाम दिया जाता है सैंड ड्यून, बालू का स्तूप। तो पवन के द्वारा जब मिट्टी का निक्षेपण होता है तो उससे निर्मित संरचना को क्या कहा जाता है, बालू का स्तूप। तो डेफिनेशन होगी, व्हेन द विंड्स डिपॉजिट ऑफ सॉइल देन फॉर्म्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज सैंड ड्यून। तो इसका मीनिंग है कि जब पवन के द्वारा मिट्टी जमा होती है तो रेत का टीला बनता है। तो ये तो हम ही देखते हैं अपने घरों में, जब सॉरी, जब हवाएं चलती हैं गर्मियों में या पवन जब चलती है तो उसके साथ मिट्टी आती है और मिट्टी जमा होती है। तो कई बार घर में छोटे छोटे मिट्टी, हल्की हल्की परत आ जाती है मिट्टी की। तो इसका मीनिंग वो छोटा एग्जाम्पल है, और ऐसा लाखों वर्षों तक, करोड़ों वर्षों तक हो तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े एग्जाम्पल बन जाएंगे, तो उनको हम ड्यून्स कहते हैं। तो जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण या जमाव होता है तो बनने वाली संरचना को हम बालू का स्तूप, इसका मीनिंग है बालू का स्तूप युक्त एरिया है। तो इसका मीनिंग जो मुक्त वाला एरिया है विदाउट सैंड ड्यून वाला, क्या वहां बालू का स्तूप मुक्त वाला है, ये वाला पार्ट, तो क्या वहां पे पवन नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि डेजर्ट के एक हिस्से में पवन हो, दूसरे में नहीं हो। तो इसका मीनिंग पवन तो यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पवन के साथ सोइल या मिट्टी उपस्थित नहीं होती। विदाउट सैंड ड्यून एरिया में पवन के साथ इस एरिया में सोइल या मिट्टी उपलब्ध नहीं होती। यहाँ थोड़ा पत्थर टाइप यानी चट्टानी मरुस्थल होता है, इसको हम कहते हैं पथरीला मरुस्थल। तो पथरीला जो मरुस्थल है यानी जो रॉकी टाइप डेजर्ट है, इस पथरीले मरुस्थल में आगे की ओर उस मिट्टी का निक्षेपण नहीं हो सकता, जमाव नहीं हो सकता, और जमाव नहीं होगा तो सैंड ड्यून्स नहीं बनेंगे। तो ऐसा एक ज्योग्राफिकल एरिया अपने डेजर्ट में भी है। तो जब पवन के साथ सोइल उपस्थित नहीं हो, इसका मीनिंग पत्थर वाला मरुस्थल है, तो वहां पे नहीं बन पाते। तो इसके पीछे मेन रीजन ये है, यहाँ सोइल की जगह थोड़ा रॉकी टाइप डेजर्ट है, पथरीला मरुस्थल है, जिसको ज्योग्राफिकल टर्म्स में हम कहते हैं हमादा। हमादा पार्ट। तो डेफिनेशन के तौर पे अगर हम देखें कि ये वाला जो हिस्सा है बालू स्तूप मुक्त प्रदेश, विदाउट सैंड ड्यून,
विदाउट सैंड ड्यून रीजन यानी बालू का स्तूप मुक्त, क्योंकि अभी हम एरी डेजर्ट का अध्ययन कर रहे हैं, तो एरी डेजर्ट हमारे लिए टारगेट है 100% ज्योग्राफिकल एरिया है वो, यानी जिसकी स्टडी करते हैं वो पॉइंट अपने आप में 100%, तो ये एरी डेजर्ट 100%। अब उस 100% के दो पार्ट हैं, एक तो बालू का स्तूप मुक्त और एक बालू का स्तूप युक्त। अब आप बताइए कि आपके दिमाग में कौन सा है कि पश्चिमी राजस्थान में बालू का स्तूप है या नहीं है। तो अपने माइंड में जनरली यही चलता है कि वहां रेत के टीले हैं, तो ये इसलिए चलता है क्योंकि वास्तव में ये एरिया ज्यादा है बालू का स्तूप युक्त वाला। तो इस 100% में से लगभग 58.5% हिस्सा इसका है। तो इसका मीनिंग जो बचा बालू का स्तूप मुक्त यानी विदाउट सैंड ड्यून रीजन, तो ये विदाउट सैंड पार्ट है 41.5%। तो ये भी पूछ लेते हैं एग्जाम में, कई बार पूछा हुआ भी है, अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम्स में आया हुआ है कि राजस्थान में एरी डेजर्ट का कितना हिस्सा विदाउट सैंड ड्यून है, बालू का स्तूप मुक्त एरिया है, तो वो हिस्सा है 41.5, यानी एक छोटा हिस्सा है, लगभग 40% के आसपास है 41.5, और बचा हुआ लगभग 58% या 60% के आसपास का एरिया 58.5 वो विद सैंड ड्यून बालू का स्तूप युक्त प्रदेश से। तो ये जो एरी डेजर्ट शुष्क मरुस्थल है उसमें बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, इसका मीनिंग यहाँ बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। अपन ने मुक्त कह दिया, उसका मीनिंग भी वही है, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। यहां बालू का स्तूप नहीं पाए जाते, बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। क्योंकि कारण क्या मानेंगे इसके पीछे, क्योंकि कारण है इसके पीछे चट्टानी मरुस्थल। क्योंकि चट्टानी मरुस्थल या रोकी डेजर्ट पाया जाता है, यानी जिसको हम थोड़ा पत्थर टाइप मरुस्थल कहते हैं, पथरीला मरुस्थल। रोकी डेजर्ट क्योंकि पथरीला मरुस्थल पाया जाता है। पाया जाता है उसे हमादा कहा जाता है। तो यहां कौन सी मादा बतानी है, हमादा। तो आपसे एग्जाम में एग्जामिनर पूछेगा हमादा क्या है, तो अपने को उल्टा बताना है, हमादा चट्टानी मरुस्थल है। अब चट्टानी मरुस्थल है इसका मीनिंग पत्थर टाइप मरुस्थल, लोकी टाइप डेजर्ट, तो वहां बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। तो एग्जाम में स्टेटमेंट जरूरी नहीं है ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर भी पूछे जा सकते हैं। पूछ लिया जाए हमादा क्षेत्र से संबंधित कथन बताइए, तो एक कि ये चट्टानी मरुस्थल होता है, यानी थोड़ा पत्थर टाइप या रोकी टाइप डेजर्ट है। दूसरा स्टेटमेंट आ जाए कि इसमें बालू का स्तूप नहीं पाए जाते या बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के स्टेटमेंट्स को अपने को ध्यान से देखना है, यानी जब डेजर्ट आपका पत्थर टाइप हो गया, इसका मीनिंग वहां ड्यून्स नहीं बन सकते, क्योंकि पवन है वो अपने बहुत तेज वेग से ज्यादा ही ज्यादा पत्थर को लुढ़का सकती है, यानी पत्थर को वो इस तरीके से घुमा देगी, लेकिन वो पत्थर को उड़ा के दूसरी जगह डिपॉजिट नहीं कर पाती, और जब तक वो उठा के डिपॉजिट नहीं करेगी तब तक ड्यून्स नहीं बनेंगे। तो मीनिंग है कि ड्यून्स या सैंड ड्यून्स हैं वो मुख्यतः रेत से ही बनते हैं, यानी जो मोटी मिट्टी यानी सैंड होती है, उस सैंड के डिपॉजिट होने से जो स्तूप बनते हैं यानी ड्यून्स बनते हैं, उनको कहते हैं सैंड ड्यून्स। तो सैंड तो उसमें मिट्टी हो गई और उसका आकार हो गया, उसको कहते हैं स्तूप, तो इस कारण इनको कहते हैं बालू का स्तूप। तो अब ये ज्योग्राफिकल एरिया जहां चट्टानी मरुस्थल है उसको हमादा कहा जाता है। इसका विस्तार, ये राजस्थान के डेजर्ट एरिया में मुख्यतः एक तो बड़ा विस्तार इसका यह सर्वाधिक जैसलमेर में, इसके अलावा कुछ पार्ट इसका बाड़मेर में, और कुछ पार्ट जोधपुर फलोदी के अंदर। तो फलोदी तो अब अपने आप में जिला ही अलग बन गया है, तो फलोदी वाला तो हम अलग से फलोदी ही लिख लेते हैं। एक बाड़मेर का हिस्सा और जैसलमेर की कुछ साइट है इसमें, ये जैसलमेर में जिसमें एक तो पोखरण, पोखरण के भी पूरे एरिया में नहीं है, लेकिन पोखरण एरिया इसमें कवर होता है रोकी डेजर्ट में। तो इधर कुछ जगह ड्यून्स भी हैं, जैसे बरखान में लिखेंगे इसके बारे में। पोखरण, रामगढ़,
एक पोखरण जैसलमेर, इस साइड में आपने लोदरवा सुना होगा, जहां की राजकुमारी मूमल, हिस्ट्री में कहानियां आती हैं आपकी इनकी, लोदरवा। तो आपके पोखरण, रामगढ़, लोदरवा, ये वाली साइट, जिसमें पोखरण परमाणु परीक्षण के लिए, रामगढ़ से प्राकृतिक गैस अर्थात खनिजों में हम पढ़ेंगे इसको, रामगढ़ गैस पावर प्लांट भी है, जो लगभग संकट पे आ रखा था कि गैस का उत्पादन पश्चिमी राजस्थान में कम हो गया, तो आने वाले टाइम में हो सकता है गैस पावर प्लांट को बंद करना पड़े। लेकिन हाल ही में यहाँ जो बागे वाला और ये कुछ साइट है जहाँ पे गैस के बड़े भंडारण और मिले हैं और उत्खनन कार्य कंटिन्यूस चलेगा। तो ये रामगढ़ अपने नेचुरल गैस प्रोडक्शन के लिए भी प्रसिद्ध है और थोड़ा चट्टानी भाग है, इसका हमादा में भी काउंट होता है, और इसका कुछ हिस्सा बरखान बालू का स्तूप में भी काउंट होगा। तो अपना ये जो जैसलमेर वाला एरिया है, पोखरण, रामगढ़ और लोदरवा, ये हमादा रीजन में आते हैं। तो सर्वाधिक हमादा या चट्टानी मरुस्थल किस जिले में है? जैसलमेर। हालांकि जैसलमेर इसके अलावा भी काफी बड़ा एरिया बचा हुआ है, और जो बचा हुआ है उसमें इतने ज्यादा ड्यून्स हैं कि जब हम बालू का स्तूप युक्त एरिया की बात करेंगे तब भी बात करेंगे जैसलमेर में सर्वाधिक है। तब आपको लगेगा सर दोनों चीजें जैसलमेर में ज्यादा कैसे? तो जैसलमेर का ज्योग्राफिकल एरिया काफी बड़ा है, तो उसके पास जितना हमादा है उतना हमादा किसी के पास भी नहीं है, और उसके पास जितना रेत के टीले बालू का स्तूप है उतने बालू का स्तूप किसी और के पास नहीं है। तो इसका मीनिंग है सबसे ज्यादा चट्टानी एरिया हमादा भी जैसलमेर और बालू का स्तूप भी जैसलमेर। तो ये आपका जो पहला पार्ट था एरी डेजर्ट का, यानी शुष्क मरुस्थल है, उसका वो पार्ट जिसको हम नाम देते हैं बालू का स्तूप। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश ये अपना कंप्लीट हो गया। अब ये बालू का स्तूप मुक्त है, इसमें विशेष बात क्या थी? एक तो ये रॉकी डेजर्ट यानी चट्टानी मरुस्थल है, इसके लिए अपने टर्म्स यूज किया कि हमादा, और एक कौन कौन से ज्योग्राफिकल एरिया में? तो ज्योग्राफिकल एरिया या भौगोलिक क्षेत्र जिसमें जैसलमेर की कुछ साइट को याद रखना, पोखरण, रामगढ़, लोदरवा, फिर फलोदी, पहले लिखते थे जोधपुर फलोदी, तो जोधपुर में भी मेनली फलोदी में ही मानते थे, अब फलोदी लिखना है, और फिर उसके बाद में बाड़मेर। उसके बाद तो दूसरा भाग इसका बचा हुआ है जहां बालू का स्तूप पाए जाते हैं, तो उसको कहते हैं बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। तो जो बालू का स्तूप युक्त एरिया, तो उसमें एक तो बालू का स्तूप का मीनिंग क्या है, बालू का स्तूप का अर्थ क्या है वो, और फिर बाद में उसमें कवर करेंगे बालू का स्तूप के प्रकार या टाइप, जो अपने आप में पूरा एक टॉपिक सा ही है ये, बालू का स्तूप और बालू का स्तूप के प्रकार। तो एरी डेजर्ट के इस हिस्से को आज हमने कवर कर लिया है, और इसका जो सेकेंड पार्ट बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश वाला, इसको स्टार्ट करेंगे हम कल। आज की इस क्लास को हम यही विराम देंगे। थैंक यू। और अब 2 मिनट में आपके जो क्वेश्चन हो, कुछ आपको पूछना हो, या 5 मिनट लगे तो 5 मिनट भी लेंगे अपन। अच्छा, पॉलिटी का सर कौन सा डिस्कशन करवा रहे हैं आज? अच्छा देखो, पॉलिटी का आज आपका सिलेबस डिस्कशन यूट्यूब के ऊपर चल रहा है, तो वो वाली क्लास आपके इसमें भी ऐड हो जाएगी। हालांकि वो सिलेबस इंट्रोडक्शन क्लास है सिर्फ, तो वो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, और आपके इस कोर्स में भी ऐड हो जाएगी, और कल से बाद में आपकी प्रॉपर जो क्लासेज हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो उसमें सर ने एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक जो राष्ट्रपति वाला है वो तैयार किया है, राष्ट्रपति का और उससे जुड़े हुए जितने भी जो फैक्ट हैं, तथ्य हैं, पुराने क्वेश्चंस हैं, तो उसको लेके कल एक क्लास लेके आएंगे सिर्फ राष्ट्रपति, और यानी जो प्रमुख पद जो हैं आपके जितने भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सब के ऊपर उनकी स्पेशल क्लासेज अलग से भी होंगे, और बाकी पॉलिटी के आपके जो टॉपिक वाइज है उस टॉपिक वाइज के बाद आपके टॉपिक्स के अकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा पार्ट। हाँ, विदाउट सैंड ड्यून में कुछ फिजिकल जो फीचर्स हैं उसके वो कल कवर करवाएंगे, जैसे आकलवुड फॉसिल पार्क वगैरह है,
वो अपन एरिड डेजर्ट इसके दोनों भाग के बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि वो एरिड और सेमी एरिड की दोनों विशेषताओं में ही काउंट होते हैं। बाकी इसके अंदर कुछ इसके फिजिकल फीचर्स हैं, जैसे कि एक तो आता है इसमें आकलवुड फॉसिल पार्क, एक आता है सेडिमेंट्री रॉक्स या अवसादी चट्टाने, एक आता है आपका जलपट्टी या वाटर बेल्ट। तो इसके कुछ फिजिकल फीचर्स हैं, इनके बारे में हम कल बात कर लेंगे पहले, और उसके बाद में ये वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे बालू का स्तूप और उसके टाइप्स। तो आज जो पढ़ा उसके बारे में कोई डाउट आपको? यस और नो में बता दीजिएगा। तो चलो, आपकी तरफ से कोई कमेंट नहीं आ रहा, तो लगता है मैंने ज्यादा बढ़िया पढ़ा दिया लगता है आज वापस। ठीक है, थैंक यू। किसी स्टूडेंट का कोई कमेंट नहीं है। जो वीर ने आपने कमेंट किया था वो मैंने बता दिया। ये फिजिकल फीचर्स वाला जो थोड़ा बचा है, इसमें विदाउट सैंड ड्यून बालूका स्तूप मुक्त वाले एरिया में कुछ फीचर्स बचे हैं, ये हम कल बात करेंगे। आकलवुड अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स और वाटर बेल्ट यानी लाठी सीरीज वाला पार्ट। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।